जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग डी यू जेट से प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसका कलेक्शन है, प्रैक्टिस करेंगे हम लोग आज। इसमें अलग अलग टॉपिक से हो सकता है क्वेश्चन। इसमें डायरेक्शंस होंगे, आपके सेटिंग एलिमेंट होंगे, सीरीज होंगे, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट, ये सब टाइप के सारे क्वेश्चन इसमें होंगे। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए फिगर एनालॉजी इसको बोलते हैं। इस फिगर में इसके साथ जो रिलेशन है वैसा ही रिलेशन इसके साथ यहाँ होना चाहिए। ऑप्शन में कौन सा होगा? इसका फर्स्ट होगा। फर्स्ट। और किसी का आंसर आया फर्स्ट? सर फर्स्ट ही लग रहा है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, 3 सर्कल हैं। इसमें 3 सर्कल और 2 एक्स है, तो इसमें 3 से 4 सर्कल हो गए, एक्स 2 ही रहे। इसमें भी 3 सर्कल है तो 4 सर्कल और 2 एक्स होना चाहिए, तो 4 सर्कल जो है सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है, और इसके बाद 4 सर्कल जो है वो थर्ड ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ एक्स एक ही है जबकि एक्स 2 होना चाहिए। अब भाई कहीं भी पोजीशन पे रहे, किस पोजीशन पे जाएगा हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, पहले तो हम ये काउंट कर लेंगे और इससे आंसर आ गया हमारा तो ठीक है। बाकी समय देखिए 3x है, 2 सर्कल हैं तो सेकंड होगा नहीं। फोर्थ में आपके 5 सर्कल हैं, 3x है, तो उतना हम क्यों बढ़ाएंगे, यहाँ पर जैसे हुआ है फर्स्ट से सेकंड, तो थर्ड से फोर्थ में आपका फर्स्ट ऑप्शन ही मैच करेगा। ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन जो आ गया आपका सिटिंग अरेंजमेंट से है, क्या इसका आंसर आएगा बताइए, बनाएं इसको। इसमें 3 क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन के साथ लिख दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अभी कुछ लोगों का आंसर तो आ गया है। स्वाति का आंसर आया है 1 का 1, 2 का 2, 3 का 2, और गरिमा का भी आंसर यही है। ठीक है, मैं समझा दूंगा। देखिए यहाँ पर सर्कल में बोले हैं तो आप सर्कल एक यहाँ पर बना दो। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए, और फेस कहाँ लिखा है नहीं लिखा है, तो सेंटर की ओर से आपको मान लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समीर इज सिटिंग अपोजिट टू रमेश लिखा है, तो समीर अगर यहाँ पर है तो रमेश यहाँ होंगे, ठीक है। और पार्थ जो है रमेश के राइट साइड है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना जब फेस सेंटर की ओर होगा, अगर आप सबका फेस सेंटर की ओर लेकर के मान रहे हैं तो वैसे कंडीशन में राइट क्या देखना चाहिए, राइट एंटी क्लॉकवाइज देना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से राइट आएगा, ये सब राइट जो होगा एंटी क्लॉकवाइज में होगा, ठीक है, और लेफ्ट जो होगा वो क्लॉकवाइज में हो जाएगा, ठीक है। अगर फेस सेंटर से बाहर की ओर हो तो ठीक इसका उल्टा होगा, राइट क्लॉकवाइज हो जाएगा और लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पर लिखा नहीं है फेस किधर है, तो आप इसको फेस सेंटर की ओर मान के बनाइए या सबका बाहर मान के बनाइए, आंसर सेम आएंगे दोनों कंडीशन में, ठीक है। समीर इज सिटिंग अपोजिट टू रमेश, समीर रमेश आमने सामने हो गए। पार्थ जो है रमेश के राइट साइड है तो पार्थ यहाँ हो जाएगा, ठीक है। पार्थ जो है रमेश के राइट साइड है, दीपक के लेफ्ट साइड है तो दीपक यहाँ पर होगा। फिर उसके बाद मंजीत जो है वो रमेश के लेफ्ट में है, तो यहाँ पर सब इमीडिएट ही लेफ्ट लेंगे क्योंकि सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट तो लिखा नहीं है, तो आप सब जो पास में बैठा है उसी के हिसाब से लेंगे। मंजीत जो है वो रमेश के इमीडिएट लेफ्ट में हो गए। कपिल जो है वो समीर के राइट साइड में है, मंजीत के लेफ्ट साइड में, तो कपिल यहाँ होगा, ठीक है। अब इसके बाद बोले हैं दीपक और कपिल आपस में सीट एक्सचेंज किए, तो कपिल इधर दीपक इधर,
और फिर उसके बाद मंजीत और रमेश आपस में सीट बदला, तो मंजीत हट जाएगा, यहाँ रमेश आएगा, यहाँ मंजीत बैठेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना है हमें। पूछा है मंजीत के अपोजिट कौन है, तो मंजीत सीट बदल दिया है, तो अभी अपोजिट कौन आ गया, तो समीर, समीर आंसर होगा। फिर बोला है कपिल के लेफ्ट में कौन है, तो कपिल के कहाँ पर आ गया है, तो कपिल यहाँ पर आ गया है, उसके लेफ्ट में अब पार्थ होगा ना। ठीक है, और पार्थ के लेफ्ट में कौन आ गया, तो पार्थ के लेफ्ट में पहले रमेश था, अब मंजीत आ गया। ये आंसर इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बन जाएगा आसानी से। जो लोग नहीं बना पाए हैं देख लीजिए कैसे बनाना चाहिए। सबका सेंटर अब बाहर की ओर मान करके खुद बना लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग राइट लेफ्ट लीजिएगा, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। इसमें क्या बोल रहा है, कंडीशन क्या है। There are three people A, B, C and by profession they are painter, actor and designer, but not in the same order. They have kids, three kids है X, Y, Z and also not in the same order. तीन लोग हैं, तीनों के एक एक बच्चे हैं, तो तीन बच्चे हो गए, और तीनों का प्रोफेशन है, कोई पेंटर है, कोई एक्टर है, डिजाइनर है। और बाकी इसमें अब लिखा हुआ है, आपको बताना है कि एक्स के फादर का प्रोफेशन क्या है। डिजाइनर आया सभी लोगों का, चलिए देखते हैं क्या होगा इसमें। देयर आर थ्री पीपल है ए बी सी और उनके बच्चे हैं, जिसमें यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ए इज द फादर ऑफ एक्स, तो अगर एक्स यहाँ नाम लिखे तो इसके फादर कौन हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, लेकिन वो पेंटर नहीं है, तो पेंटर नहीं है तो इसका मतलब या तो एक्टर होगा या डिजाइनर होगा। फिर बी इज आइदर पेंटर और डिजाइनर, नॉट ए पेंटर, एक मिनट, बी जो है वो या तो पेंटर या डिजाइनर। सी एक्टर है और वो वाई का फादर है, वाई के फादर कौन है, सी है, और ये क्या है, एक्टर है। जेड जो है वो इज द सन ऑफ पेंटर, जेड जो है वो पेंटर का सन है, ये तो बी होगा, और कोई हो नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डिजाइनर का सन तो नहीं हो सकता। ए जो है एक्स का फादर है और वो पेंटर नहीं है, तो इसका मतलब ये डिजाइनर हो गए। तो आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। आपसे पूछा था एक्स के फादर कौन होंगे, तो डिजाइनर होगा। ठीक है, तो यहीं पर अभी क्लास रखते हैं। एक और सेट सर ने भेजा है, उसके तो आज हम नहीं करवा पाएंगे, एक सेट आज हो गया, तो अगली बार जब क्लास होगी तो सेकंड सेट हम आप लोगों का प्रैक्टिस करवा दूंगा। क्वेश्चन है ये आ गया आपका सिटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट में दो तरह के केस होते हैं, एक होता है लाइन पे कुछ लोग बैठे हों और दूसरा होता है सर्कल। ये लाइन वाले हमने क्वेश्चन दिए हैं, पहले ट्राई करो खुद से, देखो क्या आंसर आता है, फिर मैं बताऊंगा। सर हमें इनइक्वालिटीज नहीं करना। इनइक्वालिटीज में अब तो मैं जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो इनइक्वालिटीज पढ़ा दूंगा। इनइक्वालिटीज में तो वही आता ना इक्वेशन वाली क्वेश्चन, लेस देन ग्रेटर देन करके यहाँ पर होते हैं इनइक्वालिटी में, और ये से तो कुछ खास तो है नहीं, बन जाता है। सर सेकंड वाले का डी एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट आया है, दीपक आया है बी, और दूसरे का एक्सट्रीम लेफ्ट। यहाँ फेस इनका साउथ है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन अगर आप साउथ या नॉर्थ कुछ भी मान के बनाएंगे आंसर सेम आएगा। यहाँ पर साउथ फेस लिखा है, अगर आप नॉर्थ फेस मान के भी बनाते हो तो भी आंसर आपका रॉन्ग नहीं होगा, गलत नहीं होगा। कुछ लोगों का तो आंसर आना शुरू हो गया, चलो बता दूं। अब यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे। यहाँ लिखा है U इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ T, who is 4 to the right of B। ठीक है, फिर लिखा है R is neighbor of Q and S, the person who is third to the left S is at one of its। देखिए कैसे बनाएंगे। साउथ फेस में आप जान रहे हैं
डायरेक्शन पढ़े हुए हैं। साउथ फेस नीचे की ओर इंडिकेट करता है और इनके लिए राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है। तो और नॉर्थ फेस वाले के लिए राइट होगा ईस्ट की ओर, लेफ्ट हो जाएगा वेस्ट की ओर, है ना। तो हमें यहाँ पर साउथ लिखा है, तो चलो मैं पहले साउथ से बनाता हूँ। क्या लिखा है? यू इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी। टी अगर मैं यहाँ लेता हूँ साउथ फेस के हिसाब से, तो टी के इमीडिएट राइट में यू इधर हो जाएगा, ठीक है। और हु लिखा है टी के लिए, टी खुद जो है वी के राइट में फोर्थ प्लेस पे है, तो वी इधर हो जाएंगे। इसके राइट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्लेस पे क्यू टी हो जाएगा। वी के राइट में टी फोर्थ प्लेस पे है और टी के इमीडिएट राइट में यू है। वी के राइट में चौथे नंबर पे टी है और टी के इमीडिएट राइट में यू आ गया, ठीक है। ये साउथ फेस के अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूं। अभी मैं इसको नॉर्थ फेस मान के बनाऊंगा, देखना आंसर सेम आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद लिखा है आर इज द नेबर ऑफ क्यू एंड एस। तो आर क्यू और एस का पड़ोसी है, तो मतलब आर के आजू बाजू में क्यू और एस बैठेंगे। एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है, दूसरा एस इधर हो जाए, क्यू इधर हो जाए, मतलब दो कंडीशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा, उसके लिए आगे आपको लिखा हुआ है एस के लेफ्ट में जो बंदा थर्ड नंबर पे है वो एंड पे होगा। तो अगर मैं सपोज दैट क्यू आर एस लेता हूं, तो एस के लेफ्ट इधर आएगा ना, एस के लेफ्ट में थर्ड नंबर, तो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, यहाँ पर जो बैठेंगे वो किनारे पे होंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आदमी की जरूरत है, जबकि आपको 7 ही आदमी है। ऊपर कितने आदमी है? टोटल 7 आदमी। ये केस नहीं हो सकता, आपको ये वाली केस लेनी पड़ेगी, ठीक है। एस आर क्यू, तो वहां पर अगर आप लेंगे तो जो ये पॉइंट बोला है वो मैच कर जाएगा। तो क्यू आर एस यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ जो बोला है आपको कि एस के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे जो बंदा है वो किनारे पे है, तो वो कौन हो जाएगा? वी हो जाएगा। वी के इधर कोई नहीं बैठेंगे। अब इधर 6 आदमी है, तो 7वां आदमी कौन बचा? पी, वो कहाँ जाएगा? यू के बगल में। ये आपका कंप्लीट हुआ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है हु इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ आर। भाई आर के लेफ्ट में तो दो ही बंदे हैं, तो थर्ड लेफ्ट में कहाँ कोई है? कोई नहीं है, इसलिए आंसर नो पर्सन होगा, ठीक है। और पी का पोजीशन पूछा है, तो ये किधर है? इसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम राइट। साउथ फेस में क्या होता है, जो इस किनारे बैठेगा वो कहलाएगा एक्सट्रीम राइट, ठीक है, और जो इधर बैठेगा वो कहलाएगा एक्सट्रीम लेफ्ट। साउथ फेस वाले, क्योंकि लेफ्ट इधर होता है ना, राइट इधर होता है, तो राइट किनारे पे जो बैठेगा एक्सट्रीम राइट हो गया, और लेफ्ट किनारे पे जो बैठेगा वो एक्सट्रीम लेफ्ट कहलाएगा, ठीक है। इधर ऐसे ही बनाना है। अब मान लेते हैं मैं नॉर्थ मान के बनाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि साउथ लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बोला यू इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी, तो टी अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो यू इधर हो जाएगा, यू टी के इमीडिएट राइट में हो गए। और हु इज फोर टू द राइट ऑफ बी, तो बी इधर रखना पड़ेगा। 1 2 3 4 पोजिशन पे ही हो गया। अब यहाँ पर मैंने एस आर क्यू दिया था, तो यहाँ पर क्यू आर एस लेना पड़ेगा। आर इज द नेबर ऑफ क्यू एंड एस, ये लेंगे तो एस के लेफ्ट में जो बंदा थर्ड नंबर पे है वो लास्ट में, इसके बाद कोई नहीं बैठेगा, तो पी को यहाँ बैठाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन मैच कीजिए, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो आर के लेफ्ट में दो ही बंदे हैं, तो ये नो पर्सन ही आंसर आना है, ठीक है। ये मैंने आपको नॉर्थ फेस मान के बनाया था ना। पी यहाँ पर इधर है, ये किधर है? तो नॉर्थ के लिए राइट इधर होता है, यानी पी यहाँ पर नॉर्थ वाले के लिए इधर एक्सट्रीम राइट होता है। और इधर जो भी बैठेगा, बी के पास की बात कर रहा हूँ, वो है एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक है, इधर जो भी बैठेगा। तो इसलिए एक्सट्रीम राइट पे पी आंसर यहाँ भी आ रहा है, मतलब आप नॉर्थ मान के बनाते हैं तब भी वही आंसर आ रहा है, साउथ मान के बनाते हैं तब भी वही आंसर आएगा। अगर किसी क्वेश्चन में ईस्ट या वेस्ट लिखा रहे, आप नॉर्थ मान के बना दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो लेफ्ट राइट सही से लीजिएगा। नॉर्थ वाले के लिए राइट किधर होता है पता है, आप डायरेक्शन पढ़े हैं इसलिए आपको काम आएगा इसमें, पढ़े हुए तो।
और साउथ वाले के लिए राइट किधर होता है ये आपको नॉलेज रखनी है। फिर से मैं बता देता हूँ आपको, ये सिंबल मैंने बताया था कभी, ये वाले सिंबल स्वास्थ्य के सिंबल से आदमी जल्दी याद रखता है, ये माइंड में रख लो। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट हुआ, ऊपर की लाइन जा रहा है ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ से टच करते हुए राइट हुआ। नीचे जो लाइन जा रहा है साउथ है, साउथ वाले के लिए राइट इधर होता है, जो लाइन जा रहा है। इधर ईस्ट है तो ईस्ट वाले के लिए राइट नीचे होता है, तो लेफ्ट ऊपर हो जाएगा। इधर वाले वेस्ट है, वेस्ट वाले के लिए राइट ऊपर होता है। इसमें सिर्फ राइट बना हुआ है चारों डायरेक्शन का। ठीक है, और उसका अपोजिट कर लेंगे तो वो लेफ्ट हो जाएगा, इसलिए ये साइन माइंड में रखिएगा। तो डायरेक्शन के क्वेश्चन हो चाहे इस टाइप के सिटिंग एलिमेंट में डायरेक्शन का यूज हो, दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएं। इसमें सर्कल में बैठे हैं 8 बंदे और उनका फेस मीटिंग के लिए लिखा है, फेस किधर है नहीं पता। बना एक बार ट्राई करो, देखते हैं कितने लोगों का सही हो पाता है। बता दें आंसर आया है कुछ लोगों का। कैसे बनाएंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले जिसका भी फिक्स है पॉइंट वो हमें लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जब सर्कल में हम लोग बनाते हैं तो इसके भी 2 केस होते हैं। एक होता है फेस सेंटर की ओर है तब, और दूसरा फेस सेंटर से बाहर की ओर होता है। ठीक है, तो 8 आदमी हैं, मैं 8 का यहाँ बना देता हूँ सिंबल। इसमें मीटिंग के लिए बैठे हैं सब, मतलब कि आमने सामने फेस रखेंगे, है ना, तो इसका मतलब सेंटर की ओर फेस सबका होगा। ठीक है, सेंटर की ओर फेस हो जाएगा। अब यहाँ पर राइट और लेफ्ट कैसे देखना चाहिए, तो देखिए अगर मैं नीचे वाले की बात करूं, यहाँ पर कोई भी बंदा बैठेगा, ठीक है, तो इसका फेस जो है वो सेंटर की ओर है, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्थ की ओर है, तो इसलिए राइट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में लेना चाहिए। ठीक है, और इधर लेफ्ट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सर्कल में लेफ्ट क्लॉकवाइज चलते हैं, राइट एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं जब फेस सेंटर की ओर हो तो, और जब फेस आउटसाइड हो तो राइट क्लॉकवाइज हो जाता है, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज होता है। मैंने यही देखना है, चाहे कहीं भी किसी को भी बैठाइए। ठीक है, तो ये राइट मैंने ऐसे देखा है कि ये इधर जो बैठेगा इधर के लिए राइट ऐसे ही होगा, एंटी क्लॉकवाइज में होगा। यहाँ पर जो बैठेगा राइट इधर ही होगा इनके लिए, है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। लेफ्ट आपका ऐसे चलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इधर से लेफ्ट ऐसे चलेगा, हर एक केस में ये ऐसे लेफ्ट होगा। ओके, अब पॉइंट पे आते हैं। ये हमने जो बेसिक कंसेप्ट था वो आपको बता दें कि राइट सर्कल में भी अगर हम लोग बनाएंगे तो राइट लेफ्ट किधर लेंगे ये जरूरी है। तो अब आपका जो मेन पॉइंट लिखा है, जे इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी, यानी जे पी के राइट में दूसरे नंबर पे है, और ये हु पी के लिए आया, पी खुद जो है वो के राइट में थर्ड नंबर पे है। तो आप पहले किसी को बैठा लो, पी को बैठाते हैं, जिसके भी राइट लेफ्ट में रहे पहले उसी को बैठाना चाहिए। ठीक है, अगर आप मान लेते हो आप के को बैठाते हो पहले, तो फिर के राइट में थर्ड नंबर पे, तो मान लिया मैंने के को इधर बैठाया, अब के राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड पी इधर होगा, और फिर पी के राइट में जे फर्स्ट सेकंड थर्ड जे इधर हो जाएगा, ऐसे बैठा लेंगे। ठीक है, के राइट में थर्ड नंबर पे पी यहाँ बैठा लिया, और पी के राइट में सेकंड नंबर पे जे को यहाँ बैठा लिया। राइट ये एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा क्योंकि फेस सेंटर की ओर हमने लिया है, मीटिंग के लिए बोला है इसलिए। अगर मैं फेस आउटसाइड भी लेता हूँ और बनाता हूँ आउटसाइड के हिसाब से, राइट लेफ्ट भी उसी के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, आंसर आपका सेम आएगा, आंसर अलग अलग नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैंने ले लिया। अब आगे देखिए आपको बोला है एम इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, हु सिट्स बिटवीन पी एंड जे, तो ओ जो है पी और जे के बीच में बैठता है, तो ओ यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर ओ को बैठाएंगे पी और जे के बीच में, और ओ के लेफ्ट में एम सेकेंड नंबर पे है, तो लेफ्ट होगा क्लॉकवाइज, तो एम यहाँ पर बन बैठेगा। ठीक है जी, अब इसके बाद बोला है एल जो है वो के या एम का पड़ोसी नहीं है, यानी के आजू बाजू एल यहाँ और यहाँ नहीं बैठेगा।
तो जगह यही बचा ना बैठाने की, तो एल इधर हो जाएंगे। ठीक है, तो एल के या एन का बोला है तो एन का भी पड़ोसी नहीं होगा। ठीक है, तो एल एन इसके बगल में नहीं बैठेगा तो एन यहाँ आ जाएगा। अब ये जगह किसके लिए बचा, क्यू के लिए, क्यू यहाँ हो गया। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे कौन है, तो आप क्लॉकवाइज में पहला नंबर पे एल है, सेकंड नंबर पे जे है, तो थर्ड नंबर पे ओ हो गया। ठीक है, सेकंड आंसर आएंगे। फिर उसके बाद पूछा है के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तो के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू है। ठीक है, ये आंसर कौन सा हुआ, थर्ड। ठीक है, और फिर बताओ थर्ड का आंसर क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ एन, एन का करेक्ट पोजीशन क्या है, तो ऑप्शन के हिसाब से बनेगा। क्या यह के राइट में सेकंड नंबर पे है, नहीं, ये तो के इमीडिएट राइट में है। ये कौन सा ऑप्शन यहाँ पर लिखा है, डी, टू द इमीडिएट राइट ऑफ के, ये सही हो गया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में लिखा था टू द इमीडिएट राइट ऑफ एम, तो ये एम के इमीडिएट लेफ्ट में है। ठीक है, राइट में नहीं है, इसलिए ये तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, आपके चौथे ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहीं पर मैं एक बार और थोड़ा सा बता देता हूं, अगर इनका फेस आउटसाइड ले करके बनाते तो फिर राइट लेफ्ट कैसे देखते। ठीक है, तो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ ध्यान से एक बार, सिर्फ कंसेप्ट देने के लिए। ठीक है ना, क्वेश्चन में लिख देता है कभी कभी कि फेस जो है आउटसाइड करके बैठे हैं, तो अगर आप आउटसाइड करके बनाएंगे तो इन बातों का ध्यान रखें। आउटसाइड फेस में भी देखो, जैसे मैं अगर यहाँ पर ये पॉइंट लेता हूँ, ये हमने एरो लिया, ये एरो ऊपर की ओर इंडिकेट कर रहा है, मतलब नॉर्थ है, तो नॉर्थ वाले के लिए राइट इधर होता है ना, ये तो सर्कल है ना, तो राइट आपको गोल गोल घूमना पड़ेगा ऐसे, तो राइट ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, फिर ऐसे जाओगे, तो ये राइट आप कैसे घूम रहे हो, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में राइट जा रहे हो। ठीक है, तो जब सेंटर से बाहर होगा फेस तो राइट क्लॉक वाइज लेना चाहिए, और लेफ्ट इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, लेफ्ट इधर से ऐसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ये लेफ्ट इधर आ गया, ऐसे लेफ्ट इधर हो गया, मतलब ऐसे ही चलते जाएंगे, ये सब लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेफ्ट को लेना चाहिए। अब यहाँ पर बोला है जे पी के राइट में सेकंड नंबर पे और पी के राइट में सेकंड नंबर पे। अब मान लिया मैं के को उसी जगह बैठाता हूँ जहां मैंने वहां बैठाया था, नीचे बैठाया था, तो नीचे यहीं बैठाते हैं। अब के का राइट क्लॉकवाइज में आएगा, तो के के राइट में थर्ड नंबर पे पी इधर हो जाएगा, और पी के राइट में जे इधर आ जाएगा, तो जगह बदल गया, तो जगह बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आना है। फिर इसके बाद पी और जे के बीच में ओ है, और ओ के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे एम यहाँ हो जाएंगे। ठीक, और फिर बोला एल के या एन का पड़ोसी नहीं है, तो एल के आजू बाजू नहीं बैठेगा तो यहाँ बैठेगा, और एल एन का भी पड़ोसी नहीं है, इसके बगल में नहीं बैठेगा तो एन इधर हो जाएगा, और क्यू इधर आ गया, ये जगह बचा क्यू के लिए। अब क्यू के लेफ्ट में थर्ड नंबर देख लो, तो लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे ना, तो पहला नंबर पे एल है, दूसरे नंबर पे जे है, तीसरे नंबर पे ओ आ रहा है कि नहीं, आंसर यही आ रहा है कि नहीं। लेफ्ट राइट देखने का तरीका बदल जाएगा, बैठाने का पोजीशन भी बदल जाएगा, लेकिन फाइनल आंसर सेम आएगा। ठीक है, के इमीडिएट लेफ्ट में, तो के इमीडिएट लेफ्ट में अभी भी देखिए इधर लेफ्ट है, क्यू है। एन का पोजीशन पूछा है, तो देखो एन के इमीडिएट राइट में, चौथा ही ऑप्शन सही हो रहा है ना। तो आप कोई भी एक पोजीशन लेंगे, अगर आप सेंटर की ओर लेके बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग राइट लेफ्ट लेना है, सेंटर से बाहर के फेस रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग राइट लेफ्ट मानना है, और फिर बना देंगे तो आंसर सेम आएगा। कभी कभी क्वेश्चन मिक्स वाले अगर आ गए, वैसे तो इतना हार्ड नहीं आता आप लोग में, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ बैंक के एग्जाम में ज्यादातर मिक्स टाइप के आते हैं जिसमें कुछ का फेस अंदर है कुछ का फेस बाहर है, वहां पर जिसका जो बोला है उसके अकॉर्डिंग। मेन कंसेप्ट यही है सर्कल वाले क्वेश्चन में, चाहे स्क्वायर टेबल पे भी रहेगा, राइट लेफ्ट इसी के हिसाब से देखेंगे जिसका फेस है, फेस सेंटर की ओर है तो राइट होगा एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट होगा क्लॉकवाइज, सेंटर से बाहर की ओर है तो राइट एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट क्लॉकवाइज, सॉरी लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज होगा जब फेस सेंटर से बाहर है।
ठीक है, तो जो डायरेक्शन में आपने पढ़ा था कि डायरेक्शन में नॉर्थ की ओर जा रहे हैं तो राइट क्लॉकवाइज होता है ना, और लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज होता है, वो आउटर साइड फेस वाले का सर्कल के लिए बराबर होता है। फेस सर्कल में आउटसाइड फेस है तो डायरेक्शन के अनुकूल होगा, मतलब डायरेक्शन के हिसाब से चल सकते हैं, राइट क्लॉकवाइज लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, और सेंटर के फेस है तो उल्टा हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन देखो पजल से है, एक और पजल से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। यहाँ पर ब्लड रिलेशन मिक्स्ड विथ प्रोफेशन बन पाएगा तो देखो ट्राई करो। क्या आया किसी का आंसर बता दें? यस सर, बता दो। नहीं आ रहा। सर नहीं बना? आर आ रहा है डायरेक्टर। ठीक है, ये सही है। और बाकी का आंसर निकल पाया? फर्स्ट का तो आर आ रहा है, ठीक है। देखिए बता देता हूँ, इसमें जो लाइन लिखा हुआ है यहाँ से मेन यही चीज है, आपको ये पॉइंट पे ध्यान देना। ठीक है, बाकी आप 6 लोग हैं, इसमें मिस्टर मिस लिखा हुआ है, मिसेज लिखा हुआ है, ये मेल फीमेल पता चलता है। मिस एस और मिस यू का मतलब हो गया कि ये दोनों अनमैरिड हैं। ठीक है, मिसेज आर है मतलब वो मैरिड है। बाकी मेल में मिस्टर लिखा हुआ है तो वो हो भी सकते हैं मैरिड, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो लिखा हुआ है ब्रांच मैनेजर इज डायरेक्टर्स ग्रैंडसन, तो आप देखिए डायरेक्टर कौन कौन लोग नहीं हो सकते, सबसे पहले ये देखिए। ठीक है, तो डायरेक्टर का पोता है तो डायरेक्टर थोड़ा एजेड आदमी होगा, फैमिली वाला होगा, मतलब शादीशुदा होगा। तो मिस्टर पी डायरेक्टर नहीं हो सकता क्योंकि ये अनमैरिड है, बैचलर है। ठीक है, लिखा हुआ है। मिस्टर क्यू के बारे में लिखा है कि उसके कोई भी ग्रैंड सन या सन इन लॉ नहीं है, तो क्यू भी नहीं होंगे। ठीक है, आर हो सकते हैं। मिस एस और मिस यू दोनों अविवाहित हैं तो ये भी नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि इसका इनका तो फैमिली कोई है नहीं। और मिस्टर टी क्यों नहीं होगा? मिस्टर टी लिखा है वो डायरेक्टर का पड़ोसी है। ठीक है, तो डायरेक्टर खुद तो नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पर डायरेक्टर कंफर्म हो गया कि ये जो है मिसेज आर होंगे। ठीक है, अब मिसेज आर डायरेक्टर हो गई तो कोई और बंदा डायरेक्टर पोस्ट पे नहीं होगा, तो सब यहाँ पर रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकते, ये रीजन है, ये नहीं हो सकते क्योंकि ये इसका रीजन ये है, ये सब मैंने लिख करके काटा, तो फाइनल ये होगा कि मिसेज आर जो है वो डायरेक्टर होगी। अब ब्रांच मैनेजर की बात करें तो ब्रांच मैनेजर जो है वो डायरेक्टर का ग्रैंड सन है, तो मतलब कि वो मेल होगा। अब यहाँ पर मिस यू और मिस एस ये दोनों ही ब्रांच मैनेजर नहीं हो सकती। मिस्टर टी भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि मिस्टर टी डायरेक्टर का पड़ोसी है, पड़ोसी रिश्तेदार नहीं होते। ठीक है, तो इसीलिए ब्रांच मैनेजर मिस्टर टी नहीं होगा, डायरेक्टर का ग्रैंड सन नहीं होगा। ओके, तो अब ये पी और क्यू में से कोई भी हो सकता है ब्रांच मैनेजर, तो ये अभी डिसाइड करेंगे बाद में कि ये दोनों में से ब्रांच मैनेजर कोई भी हो सकता है। मैं दोनों में बीएम लिख दिया हूं शॉर्ट में ब्रांच मैनेजर का। ठीक है, आगे बढ़े। कैशियर इज क्लर्क सन, तो पहले क्लर्क का निकालते हैं। कैशियर क्लर्क का दामाद है, तो क्लर्क का दामाद मतलब बेटी का हस्बैंड, तो क्लर्क भी एजेड आदमी होगा। ठीक है, और फैमिली वाला आदमी होगा, तो क्लर्क कौन कौन नहीं हो सकता यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर क्लर्क जो है पी नहीं हो सकता क्योंकि पी जो है वो बैचलर है। क्यू भी नहीं हो सकता क्योंकि क्यू का लिखा हुआ है यहाँ पर मिस्टर क्यू हैज नो ग्रैंड्स एंड नो सन इन लॉ। ठीक है, नहीं है, तो क्यू भी नहीं हो सकता। आप तो डायरेक्टर हैं तो ये तो निकल नहीं होंगे। ठीक है, तो अब मिस एस और मिस यू भी नहीं होंगी क्योंकि ये दोनों अनमैरिड है। तो क्लर्क के सन इन लॉ यानी तो फिर क्लर्क कौन हुआ? मिस्टर
टी। ये बात फाइनल हुई, समझ में आ गया सबको? तो मिस्टर टी जो है वो क्लर्क हो जाएंगे। क्लर्क का दामाद कैशियर है, तो इसलिए हमने ये सोचा कि क्लर्क जो होगा वो एजेड आदमी होगा, शादीशुदा फैमिली वाला आदमी होगा। तो उसके हिसाब से एस और यू नहीं हो सकते, पी और क्यू नहीं हो सकते, आर तो डायरेक्टर हैं, तो बचा टी, टी हो जाएंगे। ठीक है, फिर कैशियर पे आते हैं। कैशियर दामाद है, मतलब कैशियर सर शादी। क्लर्क लड़की नहीं हो सकती? क्या भाई, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर कौन लड़की को लोगे बताओ? इन्हीं फीमेल है ना, आर एस और यू, और तो कोई फीमेल है नहीं। तो आर तो डायरेक्टर हो गए, और यू और एस जो है वो दोनों अनमैरिड है। तो भाई जो अनमैरिड है उनके बाल बच्चे कहाँ से आएंगे? और क्लर्क का दामाद है तो क्लर्क का लिए बाल बच्चा होगा ना भाई, क्लर्क के लिए बेटी होगी ना, तभी तो उसका कोई हस्बैंड होगा, तो वो क्लर्क का दामाद कहलाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने बोला कि क्लर्क हो सकती है, लेकिन यहाँ पर लिखा है क्लर्क का दामाद कैशियर है, तो इसलिए यहाँ पर क्लर्क मिस्टर टी होगा। ठीक है, और कोई नहीं हो पा रहे हैं, रीजन बता दिया क्यों नहीं हो पा रहे हैं। अब कैशियर की बात करें, कैशियर दामाद है तो कैशियर मेल होगा। ठीक है, फीमेल तो होगी नहीं, तो एस और यू कैंसिल, ये कैशियर नहीं हो सकते। टी तो क्लर्क हो ही चुका है, अब बचा पी और क्यू में ही। तो पी और क्यू में ही जो है वो क्या होगा, कैशियर हो सकता है कि नहीं? पी और क्यू में ही कैशियर हो सकता है, तो बताओ पी क्यू में कौन कैशियर होगा, सोचो। सर क्यों होगा, क्यों? क्यू होगा, क्यों? क्यों? पी के बारे में लिखा है कि वो बैचलर है, मतलब शादीशुदा नहीं है, और जो सन इन लॉ होंगे वो तो शादीशुदा होंगे ना। यहाँ लिखा है ना पी बैचलर है, तो ये कंफर्म हो गया कि पी जो है वो ब्रांच मैनेजर फिर हो जाएगा, और ये ब्रांच मैनेजर नहीं होगा तो क्या होगा, कैशियर। ठीक है, क्यू कैशियर हो गया, तो ब्रांच मैनेजर पी और क्यू में था, तो जब क्यू कैशियर हो गया तो पी ब्रांच मैनेजर हो गया। ठीक है, आर डायरेक्टर है, पी क्लर्क है। अब एस और यू में डिसाइड करना है कि कौन जो है ऑफिस असिस्टेंट है, कौन काउंसलर है। ठीक है, तो एस और यू में कैसे पता चलेगा, तो आगे लाइन लिखा है मिस एस इज काउंसलर स्टेप सिस्टर। मिस एस जो है वो काउंसलर की सौतेली बहन है, इसका मतलब मिस एस खुद काउंसलर नहीं होगी ना, तो काउंसलर की सौतेली बहन है। तो काउंसलर अब हुई कौन, तो बचा कौन है, यू। यू हो गई काउंसलर, और मिस एस हो गई ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, ये फाइनल हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो यहाँ पर आंसर क्या क्या बना, तो इसका थर्ड बन गए। क्लर्क के सन इन लॉ अभी हमने निकाला है, तो क्लर्क के सन इन लॉ कौन थे भाई, वो कैशियर है, तो कैशियर का नाम क्या है, तो कैशियर का नाम क्यू है। मिस यू का प्रोफेशन पूछा है, तो कौन है, काउंसलर। ठीक है, और मिसेज आर का मिस्टर पी के साथ रिश्ता पूछा है, क्या होना चाहिए बताओ, लास्ट क्वेश्चन का आंसर। हाउ इज मिसेज आर इज रिलेटेड टू मिस्टर पी? तो मदर इन लॉ लिखा है, ग्रैंड मदर लिखा है, स्टेप से लिखा है, सिस्टर इन लॉ लिखा है, क्या होगा, या डिटरमाइन नहीं कर। ग्रैंड हाँ जी, मदर। हाँ ग्रैंड मदर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिसेज आर जो है मिस्टर पी के रिश्ते में पूछा है, तो मिसेज आर डायरेक्टर है, और वो उसके ग्रैंड सन जो है ब्रांच मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर पी है। तो इसका मतलब है कि डायरेक्टर का ग्रैंड सन ब्रांच मैनेजर है, तो ब्रांच मैनेजर के लिए डायरेक्टर ग्रैंड मदर हो जाएंगी, क्योंकि डायरेक्टर फीमेल है इसलिए। ठीक है, ये सही। तो ये पजल में आप इस तरह से कैंसिल भी करना पड़ता है बहुत से केस में, और जो बच गया उसके हिसाब से वो आंसर आ गया। थोड़ा सा क्विक माइंड रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब इससे क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, आसान नहीं होते, लेकिन टाइम भी लग जाता है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी सोच के बन जाएगा। ऐसे एग्जाम में पजल अगर आ गया तो सबसे लास्ट में आप लगाना, पहले मत बनाना, क्योंकि वो टाइम बहुत खाता है। तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन पहले कर लेना, उसके बाद पजल करना। ठीक है, अब ये अगर आप पढ़े हुए हो सिलोजिन वेन डायग्राम से बनता है, इसका अगर आइडिया है तो कुछ बनाइए क्वेश्चन, देखिए हो पाता है कि नहीं। सर सेकंड एंड थ्री फॉलोज। सेकेंड एंड थ्री, ये आपके ऑप्शन हो गए डी। और लोग देखिए सही है,
Yes, sir. Second and thirds are full. देखो यहाँ पर सम क्यूब्स आर स्क्वायर है, ये सम का केस में वेन डायग्राम हमेशा ऐसे बनता है, और भी बनते हैं लेकिन स्टार्टिंग में आप ऐसे ही स्टार्ट करना, सम क्यूब्स आर स्क्वायर, ठीक है, ये क्यूब है और ये स्क्वायर है। फिर लिखा है ऑल स्क्वायर्स आर सर्कल, तो स्क्वायर अंदर हो जाएगा, ये सर्कल बाहर हो जाएगा, ठीक है, ये सर्कल का है। ओके, अब इसके बाद ये फिगर बनाने के बाद आप चेक करो कि कौन कौन आपको कॉन्क्लूजन सही दिख रहा है। तो ऑल क्यूब्स आर सर्कल, क्या ये फिगर में नजर आ रहा है? पहला कॉन्क्लूजन नहीं आ रहा है। दूसरा टाइप का फिगर बनाएंगे तो शायद नजर आ जाए, उसमें शायद सही है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है, 100% ट्रू नहीं है। सेकेंड बोला है सम सर्कल्स आर क्यूब, सर्कल का क्यूब से टच हो रहा है, सही है, अलग नहीं हो सकता। सम सर्कल्स आर स्क्वायर लिखा है, सम सर्कल आर स्क्वायर, ये भी सही है, दिख रहा है इसमें। ऑल स्क्वायर्स आर क्यूब, ऑल स्क्वायर आर क्यूब नहीं दिख रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ये गलत है। अब इसका दूसरा फिगर क्या हो सकता है, मैं वो भी बता दूं। ऐसा हो सकता है कि क्यूब का आपने ये बनाया, स्क्वायर का ऐसे बनाया, तो आप सर्कल को पूरे कवर कर सकते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। अब जाकर के चौथा सही होगा, ऑल स्क्वायर्स आर क्यूब। सर मैंने पहले वाले से करा है, जो आपने पहले वाला हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। ऑल क्यूब, सॉरी, अब जो पहला वाला लिखा है ना ऑल क्यूब्स आर सर्कल, वो अब यहाँ पर सही हो रहा है, लेकिन पहले वाले में तो गलत था ना, ये 100% ट्रू नहीं हुआ, ये 50% ट्रू हुआ। इसलिए एक में सही दिखे और एक में गलत हो जाए तो फिर उसको आप हटा दीजिए, वो आप 100% ट्रू नहीं रखेंगे, आपको यहाँ पर 100% ट्रू लेना पड़ता है। इसलिए आपका आंसर जो है यहाँ पर बी पार्ट सही है, सेकंड और थर्ड भी सही होगा। इसमें अगर जब भी क्वेश्चन में ऑल और सम का केस रहे तो तीसरा कंडीशन में सबको इक्वल सर्कल भी बना सकते हैं। क्यूब इज इक्वल टू स्क्वायर, स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कल, मतलब सब तीनों का एक ही सर्कल में इक्वल करके बनाया जा सकता है, वो जरूरत के हिसाब से। हमें जरूरत नहीं है कि हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 4-4 टाइप का फिगर बनाए, हमने सिर्फ स्टार्टिंग में यही बनाया और इसी से आंसर कर लिया। जरूरत के हिसाब से कंफर्म करने के लिए हमें इसका और इसका सहारा भी लेना पड़ सकता है, वो जरूरत के हिसाब से। जहां पर आपसे 100% कंफर्म कहेगा, आप एक से काम चला लो, ठीक है। अब इसके बाद ये मैं इसलिए ऐसा बोल रहा था कि देखो, मैं अगर बताऊं, अगर ये उल्टा लिखा होता ऑल सर्कल्स आर स्क्वायर होता, तो फिर आप सर्कल जो है कैसे बनाते हैं, मैं इसको समझा दूं। सम क्यूब्स आप बनाते स्क्वायर, फिर बोलता ऑल सर्कल आर स्क्वायर, तो सर्कल तो अंदर बनता ना। अब ये सर्कल अंदर जो बनेगा वो स्क्वायर के अंदर बनेगा, तो वो क्यूब से अलग भी हो सकता है और क्यूब के साथ ज्वाइन करके भी बन सकता है, तो यहाँ दो दो केस हो गए। इसलिए यहाँ पर आपको जो भी आप आंसर लेंगे उस केस में कंफर्म होना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पर कंफर्म इसलिए कि सर्कल बाहर है, तो फिर वो क्यूब से अपने आप टच कर जाएगा, लेकिन जब सर्कल स्क्वायर के अंदर होगा तो जरूरी नहीं है कि क्यूब से भी टच करे, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, तो वहाँ पॉसिबिलिटी के केस हो जाते हैं। फिर आइदर और लेना पड़ता है कि सम सर्कल्स आर क्यूब या सम सर्कल्स आर नॉट क्यूब, इस तरह से आइदर और केस लेकर बनाना पड़ता है, ठीक है। इसमें देखिए 3 स्टेटमेंट है, 2 ही कंक्लूजन में, 3 कंक्लूजन है, कौन कौन सही है, ऑप्शन भी दिया हुआ है अलग से। No room is house, no house is building, some buildings are huts. सर अगर इधर आ जाए फिर क्या करेंगे? हाँ, मैं इसमें आइदर का समझा दूंगा, ये वाली बनाओ, आइदर का मैं इसी में समझा दूंगा। आइदर के लिए जब आएगा तो आइदर और लिखा रहेगा ऑप्शन में, तो आइदर और बनेगा तो लेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं लेंगे। वो तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आइदर और है कि नहीं, मतलब ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो लेने के लिए कह रहा है कि नहीं कर रहा है, कहेगा तो आपको लेना पड़ेगा। सर सी आ रहा है। सर सी। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है, नो रूम इज हाउस, तो रूम और हाउस का सर्कल बिल्कुल अलग अलग बनाना पड़ेगा, ये दोनों टच में नहीं होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद बोला है नो हाउस इज बिल्डिंग, तो हाउस और बिल्डिंग भी जो है ये अलग अलग बनेगा, ठीक है। फिर बोला है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, नो रूम इज हाउस है, नो हाउस इज बिल्डिंग है,
तो रूम और बिल्डिंग के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसलिए ऐसा पॉसिबिलिटी है कि रूम से बिल्डिंग इधर आकर के टच करे, ये पॉसिबिलिटी है, मतलब श्योर नहीं है। ठीक है, रूम और हाउस अलग रहेंगे, हाउस और बिल्डिंग अलग रहेंगे, लेकिन बिल्डिंग और रूम टच कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, फिर इसके बाद बोला है सम बिल्डिंग्स आर हट्स, सम बिल्डिंग्स आर हट ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें टच करेगा। अगर आप इधर आते हो तो यहाँ पर हट जो है बिल्डिंग और रूम दोनों से टच कर सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। इधर हट में ऐसे भी बना सकता हूँ, हाउस से भी टच करते हुए भी हट को बना सकता हूँ, क्योंकि वो मना नहीं किया है कि हट, नो हाउस इज हट ऐसा नहीं लिखा है, इसलिए वो चाहेंगे पॉसिबिलिटी के आधार पर बन सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वही लेना है कॉन्क्लूजन जो 100% ट्रू। तो आपका फर्स्ट लिखा है सम हर्ट्स आर रूम, तो हर्ट और रूम देखिए मैंने जब टच कराना चाहा तब टच हुआ ना, लेकिन इस वाले केस में तो टच नहीं कर रहा है, इसलिए फर्स्ट 100% ट्रू नहीं, वो 50% ट्रू है, दूसरे केस में हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी का केस है। अगर यहाँ लिख दे सम हर्ट्स कैन बी रूम्स तो फिर सही हो जाएगा, क्योंकि कैन बी का मतलब हो गया पॉसिबिलिटी, हाँ हो सकता है, तो वहाँ दूसरा केस में तो बन रहा है ना, किसी ना किसी एक डायग्राम में उसको दिखा देंगे तो वो पॉसिबिलिटी हो जाएगा। और किसी डायग्राम में ना दिख पाए तो मतलब वो 100% फॉल्स है। ठीक है, और सभी डायग्राम में जो बन रहे हैं वो 100% हुए। सेकंड बोला है सम हर्ट्स आर हाउसेस, तो हर्ट और हाउस को जब टच करेंगे तब भी सही होगा, जहां टच नहीं करेंगे वहां उस केस में रॉन्ग है, ये भी 50% हुआ। फिर थर्ड लिखा है सम हर्ट्स आर बिल्डिंग, तो सम बिल्डिंग्स आर हर्ट है, इसका उल्टा सम हर्ट्स आर बिल्डिंग हमेशा सही होगा, चाहे जितना भी फिगर बना लीजिए हर्ट और बिल्डिंग को यहाँ पर अलग नहीं कर सकते। ठीक है, वो साथ साथ रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है सम बिल्डिंग्स आर हर्ट्स, इसलिए ये 100% ट्रू हो गए। यहाँ पर इसका आंसर बनेगा ओनली थर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर आइदर और कैसे होता है, जैसे मैंने सेकंड लिखा सम हर्ट्स आर हाउस, और फिर मैं लिख दूं नो हर्ट इज हाउस, अगर ऐसे लिख दे तो फिर ये दोनों को आइदर और ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों आइदर और के कंडीशन हो जाएगा। एक कंडीशन में हर्ट और हाउस टच करेंगे, दूसरे केस में अलग रहेंगे, ये आइदर और का केस होता है, तो आपको यहाँ पर आइदर और लेना चाहिए, या नो हर्ट इज हाउस के जगह पर लिख दे सम हर्ट्स आर नॉट हाउस, सम हर्ट्स आर नॉट हाउसेस, तो वो भी चलेगा, वो भी इसके साथ सेकंड के साथ आइदर और बना देगा। इसी तरह फर्स्ट वाले कंक्लूजन में भी आइदर और बन जाएगा। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है क्या, सम हर्ट्स आर रूम्स, मैं लिख दूं दूसरा कंक्लूजन सम हर्ट्स आर नॉट रूम, तो वो दोनों के मतलब उसके साथ इसको लेकर के आइदर और में ले लेंगे, या लिख दूं नो रूम इज हट, तब भी काम आ जाएगा, सम हट और रूम के साथ नो रूम इज हट आप आइदर और ले करके बना सकते हैं। उसके लिए ऑप्शन आपको देगा अलग से, तब आप आइदर और लीजिएगा, नहीं दिया हुआ है आइदर और में तो फिर आप उसको नाइदर नॉर करके ही बनाइएगा, अलग अलग करके बनाइएगा। ठीक है,